तो नेक्स्ट जाएंगे हम लोग फिशन। व्हेन हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियस, तो एक हैवी न्यूक्लियस होगा मान लो 240 ग्राम का, और ये तोड़ के दो पीसेस हो गए 120 120। तो एक हैवी न्यूक्लियस है स्प्लिट इनटू टू लाइटर न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लाइटर न्यूक्लियस इज मोर देन दैट ऑफ द हैवी न्यूक्लियस। ये तो हमने अभी देखा था कि जो 240 वाला है उसका बाइंडिंग एनर्जी कम होता है बिकॉज वो हैवी है, और जो लाइटर होते हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होता है फ्रॉम दैट ग्राफ। तो 10 लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड इन द प्रोसेस बिकॉज तुमने 15 जूल दे के हमें यहाँ पे 5 जूल एक्स्ट्रा मिल गया, यहाँ पे 5 जूल एक्स्ट्रा मिल गया, और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें मिल रहा है दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज लिबरेटेड। ठीक है, और एक चीज़ को तोड़ के दो चीज़ बनाने को हम बोलते हैं फिशन यानी ब्रेक डाउन। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियाई, यानी ये सब इनको 120 वाले को न्यूक्लियर बोलते हैं यानी सिंगुलर, सॉरी न्यूक्लियर यानी इनको बोलते हैं ऑफ कंपेरेबल मासेस। जैसे इनका मास कंपेरेबल है ना 120 120, दीज आर कंपेरेबल मासेस। ऐसा नहीं होगा कि 240 तोड़ के तुम्हें एक मिलेगा 200 का एंड एक मिलेगा 40 का, ऐसा नहीं होता। इफ़ यू ब्रेक 240 यू विल नॉट गेट ए 200 एंड ए 40। ये कंपेरेबल मासेस में ब्रेक होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो मैंने एक ब्रेक किया 500 का, तो ऐसा नहीं होगा कि आई विल गेट ए 450 एंड ए 50। 500 तोड़ोगे तो तुम्हें 250 250 मिलेगा, यानी कंपेरेबल मासेस। ये दोनों मासेस कंपेरेबल होने चाहिए एक दूसरे से अलॉन्ग विद लिबरेशन ऑफ एनर्जी, और साथ में एनर्जी भी निकलेंगे। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। तो एक बड़ा न्यूक्लियस दैट ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियस ऑफ कंपेरेबल मासेस अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। अब आगे देखो, एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फिशन जहाँ पे यूरेनियम आइसोटोप लिया है हमने U-92 235। अब यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम अर्थ में प्रेजेंट होता है ज़मीन के अंदर ही इन द फॉर्म ऑफ ओर। तो उस यूरेनियम को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसको प्यूरिफाई करके हम U-235 बनाते हैं जिसको फ्यूल बोलते हैं। अब इसी फ्यूल से न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलते हैं, इसी फ्यूल से तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। तो दिस इज़ द फ्यूल। तो इसको अर्थ से निकाला जाता है, फिर प्यूरिफाई करके वी मेक U-235-92। तो दिस इज़ द फ्यूल। अब दिस इज बॉम्बार्डेड विद ए न्यूट्रॉन। अब इसको एक न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड किया गया है। बॉम्बार्ड यानी गोली चलाने जैसा। तुम्हारा U-235 यहाँ पे है, और इस पे आके मैंने स्पीड से एक न्यूट्रॉन से इसको मारा। अब जैसे ही न्यूट्रॉन से मारोगे, न्यूट्रॉन इसके अंदर घुस जाएगा। तो अगर तुम इसको ड्रॉ करोगे तो इट इज़ लाइक दिस। इसके पास 235 है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास 92। जैसे ही बाहर से एक न्यूट्रॉन मारा मैंने, न्यूट्रॉन इसके अंदर घुस गया। एक बार न्यूट्रॉन इसके अंदर घुस गया तो नंबर जो एडिशन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर जो कुल मिला के 235 था, इट विल बिकम 236 बिकॉज एक बाहर से एंटर हो गया। तो 235 पे अगर एक न्यूट्रॉन आके घुसेगा इट बिकम्स 236। अब 236 इज़ वेरी अनस्टेबल। 236 बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो इट विल जस्ट स्प्लिट इन टू पीसेस। तो ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया, एक बेरियम का, एक क्रिप्टोनाइट नहीं, तो इसके आगे देखो। तो 236 ब्रेक्स इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन। अब इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से देखना। तुम्हारा यूरेनियम कैसा था? 236 एंड 92। ये स्प्लिट हो रहा है बेरियम में यानी 141 एंड 56, और क्रिप्टॉन 92 36। अब 141 और 92 को ऐड करके देखो, इट गिव्स में 2 + 1 3, 4 + 9 3, और यहाँ पे 233 दे रहा है ये तुम्हें। और 56 और 36 को ऐड करके देखो, ये तुम्हें 92 दे रहा है। यानी नीचे वाला 92 तो मुझे एज इट इज़ मिल गया दोनों में, बट ऊपर वाला जो 236 है वो यहाँ पे दोनों ऐड करके सिर्फ 233 मिल रहा है। यानी थ्री मास नंबर इज मिसिंग।
तो ये 3 मास नंबर क्या हो रहा है, तो जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो ये जो 3 मिसिंग मास नंबर आ रहा है ना 236, 141 और 92 को ऐड करके, वो 3 मिसिंग मास नंबर एक्चुअली 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं जो साथ में निकलते हैं। माने इस रिएक्शन के बाद जब ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होकर स्प्लिट होगा तो इट विल क्रिएट बेरियम, क्रिप्टॉन, उसके साथ में 3 न्यूट्रॉन्स। तो वो 3 न्यूट्रॉन हमने यहाँ पे लिखा है और साथ में रिलीज होगा ढेर सारा एनर्जी। उस एनर्जी को हमने यहाँ पे डिनोट किया है क्यू से। और एनर्जी क्यों रिलीज होगा, बिकॉज वो हम पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं, फिर से देख लो। दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ 236, इट हैज़ लेस एनर्जी कंपेयर टू 141 एंड 92। 141 के पास ज़्यादा एनर्जी है, 92 के पास ज़्यादा एनर्जी है अकॉर्डिंग टू दैट ग्राफ। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 141, 92 विल हैव मोर एनर्जी देन 236। 236 यहाँ पे होगा और ये लोग यहाँ पे होंगे, तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग दे हैव मोर एनर्जी। बस, तो जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वो कितने में रिलीज होता है, फ्रॉम वन सिंगल न्यूक्लियस। फ्रॉम वन न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बहुत ह्यूज एनर्जी है सिर्फ एक न्यूक्लियस से। तो ये रिएक्शन हमें नीचे दिखेगा, यहाँ पे देखो, ये रहा तुम्हारा यूरेनियम 235, इस पे आके एक न्यूट्रॉन घुसा, बन गया ये 236। 236 स्प्लिट हो गया 2 हिस्सों में, एक बना बेरियम, एक बना क्रिप्टॉन, और साथ में रिलीज हुआ 3 न्यूट्रॉन, 1 2 3, और ढेर सारा एनर्जी, ढेर सारा एनर्जी। तो वो एनर्जी तुम्हारा क्यू है इक्वेशन का। तो ये होता है न्यूक्लियर फिशन यानी ब्रेकिंग डाउन। फिशन मतलब ब्रेक होना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार बेरियम और क्रिप्टॉन हो, इट कैन बी जेनॉन एंड सेरियम और सीरियम, लेंथेनाइड एंड बोरॉन, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इट कैन बी XeSR, LaBr, कुछ भी हो सकता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि Ba और Kr ही हो, ये XeSR, LaBr कुछ भी बना सकते हैं, बट कंपेरेबल मासेस में। दीज मासेस आर कंपेरेबल, ध्यान रखना। 140 एंड 94 आर कंपेरेबल, 148 एंड 85 आर कंपेरेबल। उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना इज़ नॉट अलाउड। अच्छा, अब यहाँ पे आगे देखो, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ बोल रहा हूँ मैं, 1 सेकंड में बस समझ जाओगे। यही रिएक्शन चलता है इनसाइड ए न्यूक्लियर रिएक्टर। अब और क्या होता है उसमें, अब आफ्टर दिस रिएक्शन आगे मान लो यहाँ पे एक और न्यूक्लियस है यूरेनियम का, यहाँ पे एक और न्यूक्लियस है यूरेनियम का, एक और न्यूक्लियस है यूरेनियम का। तो ये न्यूट्रॉन इसको जाके इसको 2 हिस्सों में स्प्लिट कर सकता है, ये न्यूट्रॉन इसके अंदर, इस यूरेनियम के अंदर जाके और 2 हिस्सों में, ये इसके अंदर जाके और 2 हिस्सों में, फिर वहाँ से निकलेंगे और 3 न्यूट्रॉन्स। हर रिएक्शन से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो फर्दर जाके और रिएक्शन, तो इट इज़ लाइक ए चेन रिएक्शन जो अनस्टॉपेबल है, ठीक है। तो इसीलिए न्यूक्लियर बॉम्ब इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जहाँ पे हम रिएक्शन को विदाउट एनी कंट्रोल छोड़ देते हैं कंटिन्यू होने के लिए, तो ये रिएक्शन मल्टी पावर्स में होता जाता है। तो दैट इज़ व्हाट कॉजेज द न्यूक्लियर बॉम्ब टू ब्लास्ट। बट वो तुम लोगों के कोर्स में नहीं है, वो बाद में कभी वीडियो वगैरह दिखा दूंगा मैं क्लास में। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया मेरा हैवी न्यूक्लियस, तो ये मान लो 240 का है, तो हैवी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी है 15। अब ये ब्रेक हो गया 2 हल्के सेगमेंट्स में, फ्रैगमेंट्स में, इनका एनर्जी है 20, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है। 15 से 20 कितना एनर्जी ज़्यादा मिला, 5 जूल एक्स्ट्रा मिला मुझे। और क्यों एक्स्ट्रा मिल रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ग्राफ 240 हैज़ लेस एनर्जी, 120 हैज़ मोर एनर्जी। Let us take a nucleus of A240 breaking into 2 fragments 120 120. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 240 न्यूक्लियस इज 760 MeV। इसका जो बाइंडिंग एनर्जी मैंने यहाँ पे 15 दिया है, उसका एक्चुअल वैल्यू है 7.6 MeV। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 120 फ्रेगमेंट्स जो है उनका है 8.5। जी 120 के फ्रेगमेंट्स हैं, इनका बाइंडिंग एनर्जी है 8.5 MeV। अब दिया मैंने लिया था 7.6 और जो रिजल्ट मिल रहा है उस पर एनर्जी मिल रहा है 8.5, तो एक्स्ट्रा कितना मिला मुझे 0.9।
एक्स्ट्रा मुझे 0.9 मिल रहा है, तो दस द गेन इन बाइंडिंग एनर्जी फॉर ए न्यूक्लियन इज अबाउट 0.9 MeV। अब ये एक न्यूक्लियन के लिए है, यानी इस न्यूक्लियस के पास जो एक न्यूक्लियन है यानी 1 न्यूट्रॉन या 1 प्रोटॉन, ये उनका एनर्जी है जस्ट फॉर 1 सिंगल पीस। तो ज़रा सोच के देखो, अगर मैं कह रहा हूँ तुम्हें इसका मास नंबर 120 है और इसका मास नंबर 120 है, इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के इट हैज़ 120 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इट हैज़ 120 प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और अब हमें पता है हर प्रोटॉन पे, हर सिंगल प्रोटॉन या 1 सिंगल न्यूट्रॉन हैज़ एनर्जी 8.5। तो यहाँ पे थोड़ा मिटाता हूँ मैं, यानी एक सिंगल न्यूट्रॉन जब यहाँ पे था तो उसका एनर्जी था 7.6, और एक सिंगल न्यूट्रॉन जो यहाँ पे है उसका एनर्जी है 8.5 MeV। तो एक सिंगल न्यूट्रॉन जो यहाँ पे होगा उसका एनर्जी भी होगा 8.5 MeV। यानी तुम्हें हर न्यूट्रॉन पे, एवरी सिंगल न्यूट्रॉन पे 0.9 MeV का प्रॉफिट हो रहा है। फिर से सुनो ध्यान से, जब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो क्लियर कर लो अभी से। मान लो यहाँ पे मेरे पास ऐसे 240 पार्टिकल्स हैं, रेड 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 करके मैंने ऐसे 240 पार्टिकल्स यहाँ पे डाले हैं। कितने रेड है यहाँ पे? 240 रेड डॉट्स। एवरी सिंगल डॉट इज ए न्यूक्लियन। अब अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस, ये जो 240 का न्यूक्लियस है इसका हर पार्टिकल का मास है 7.6 MeV एक रेड डॉट का। तो इस तरह से हर रेड डॉट का एनर्जी है 7.6। वही जब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया तो यहाँ पे मिले मुझे 120 रेड डॉट्स और यहाँ पे मिले मुझे रिमेनिंग 120 रेड डॉट्स। टोटल था कितना मेरे पास? 240 रेड डॉट्स। वहाँ से 120 इस पे है, 120 इस पे है, तो हो गया मेरा 240 कंप्लीट। और हर रेड डॉट का अब एनर्जी बन चुका है 8.5 MeV। हर रेड डॉट का, एवरी सिंगल रेड डॉट जो पहले 7.6 था अब 8.5 बन चुका है। यानी हर रेड डॉट पे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है? एवरी रेड डॉट पे मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 8.5 माइनस 7.6 इक्वल्स टू 0.9। ऐसा मान लो कि 240 चॉकलेट्स थे जो तुमने 7.6 रुपीज़ में खरीदे और अब बेचने निकले हो तो हर चॉकलेट का दाम 8.5 करके बेच रहे हो, तो वो तुम्हारा प्रॉफिट है ना 0.9 का। 7.6 से खरीदे, अब बेचते टाइम 8.5 में बेच रहे हो। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हर पार्टिकल का मास बन चुका है 8.5, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है 0.9, बट वो हर पार्टिकल पे। टोटल पार्टिकल्स आंसर में कितने हैं मेरे पास? 120 प्लस 120 यानी टोटल 240 पार्टिकल्स है, और हर में प्रॉफिट कितना है? एवरी सिंगल वन इज गिविंग मी 0.9 का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 240 इंटू 0.9 और 216 MeV। यानी इस छोटे से इस 240 के न्यूक्लियस को दो हिस्सों में ब्रेक करने पे मुझे टोटल 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मिला है, जो मेरा क्यू है इक्वेशन का। ये जो इक्वेशन में क्यू आता है ना, दिस क्यू। तो फिर एक 240 के न्यूक्लियस को दो 120 में डिवाइड करने पे मुझे 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मिला है। सो दिस एनर्जी अपीयर्स इज काइनेटिक एनर्जी विच इज लेटर कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकलता है जिसको हम बाद में हीट में कन्वर्ट करते हैं। तो द इनॉर्मस एनर्जी रिलीज्ड इन एटॉम बॉम्ब कम्स फ्रॉम अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, जब उसी न्यूक्लियर फिशन को बिना कंट्रोल के करोगे तो वो बन जाएगा बॉम्ब। इसीलिए रिएक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज उनमें इन्हीं रिएक्शन को कंट्रोल में किया जाता है। कंट्रोल में करोगे तो करंट मिलेगा, अनकंट्रोल में करोगे तो बॉम्ब मिलेगा। 50 kg ऑफ यूरेनियम 235, अगर 50 kg लेते हैं यूरेनियम 235 का, वो विल रिलीज इक्विवेलेंट टू 20,000 टन्स ऑफ TNT। 20,000 टन्स, एक टन मतलब 100 किलो, तो 20,000 इंटू 100 kg। TNT होता है डायनामाइट जो फटता है। ये जो एनर्जी देगा ना तुम्हें, ये कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर 4 5 6, 10 टू द पावर 6 kg।
ये तुम्हें जितना एनर्जी देगा 50 kg ऑफ यूरेनियम 235 तुम्हें सेम एनर्जी देगा। ज़रा सोच के देखो, 2 × 10⁶ kg ऑफ डायनामाइट जो तुम्हें एनर्जी देगा, मतलब हाँ एनर्जी देगा, 50 kg ऑफ यूरेनियम तुम्हें सेम इक्विवेलेंट एनर्जी दे सकता है। और वही साइज था न्यूक्लियर बॉम्ब का जो हिरोशिमा में गिराया गया था। जो हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब गिरा था, दैट बॉम्ब वाज जस्ट 50 kg ऑफ यूरेनियम। ज़रा सोच के देखो, डेवास्टेशन आज तक पढ़ते आ रहे हो तुम लोग। सो न्यूक्लियर बॉम्ब इज दैट मच पावरफुल। क्यों? क्योंकि हर न्यूक्लियन पे 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम एनर्जी गेन कर रहे हो। हर न्यूक्लियन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और एक न्यूक्लियस यानी 1 एटॉम 50 kg में सोच रहे हो कितने मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। ऊपर जो एनर्जी पढ़ रहे हो ना तुम, दैट इज़ फॉर 1 एटॉम, जस्ट 1 एटॉम का है। ये जो 216 है ये सिर्फ एक एटॉम के न्यूक्लियस से मिला है, बिकॉज हमने एक ही न्यूक्लियस को ब्रेक किया है। अब थोड़ी हम एक न्यूक्लियस करेंगे, देयर आर मिलियंस ऑफ न्यूक्लियस, तो एक न्यूक्लियस से ही इतना मिल सकता है। तो ज़रा सोच के देखो 50 kg में कितने करोड़ों न्यूक्लियस होंगे, जब वो फटेंगे तो क्या हाल होगा। तो दैट इज़ वाई न्यूक्लियर एनर्जी मतलब इतना स्ट्रांग होता है वो। आगे जाओ, न्यूक्लियर फ्यूशन। फ्यूशन यानी जोड़ना। तो अब हम दो न्यूक्लियस जोड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। सो वन टू वेरी लाइट न्यूक्लियस, हम दो बहुत ही लाइट न्यूक्लियस लेंगे, ठीक है, जो 3 ग्राम से भी कम होगा, यानी हाइड्रोजन का मान लो, और उनको कंबाइन करेंगे एक हैवी कुछ बनाने के लिए। देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस, बिकॉज हाइड्रोजन तुम्हें अभी भी याद होगा, अगर ग्राफ में देखो, याद होगा नहीं, ग्राफ ही देख लो, ग्राफ में ही यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन जिसका मास है 1 ग्राम यानी लेस देन 3, उसका एनर्जी है मात्र 2.2, और जो हीलियम दैट हैज़ 4 ग्राम उसका एनर्जी है 28.32। डिफरेंस ज़रा देखो कितना ज़्यादा है। अब ग्राफ में आओ, अब इसी ग्राफ में हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस ग्राफ में मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन वगैरह होंगे दे विल बी हियर, बिकॉज वो 4 से कम है, तो इनका एनर्जी यहीं पे ख़त्म है, बहुत कम एनर्जी है इनके पास। पर जब हीलियम में जा रहे हो, हीलियम ज़रा चेक करो, हीलियम यहाँ पे है, दिस इज़ योर He4। तो 4 ग्राम वाला कंपाउंड यहाँ पे पहुँच चुका है, और 3 ग्राम और 1 ग्राम वाले की एनर्जी यहाँ पे है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है एनर्जी का, देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस ऑफ एनर्जी। जो 3 ग्राम वाले या 3 ग्राम से कम है उनका एनर्जी यहाँ पे है, और 4 ग्राम वाले हीलियम का एनर्जी यहाँ पे है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ज़रा सोच के देखो, अगर दो छोटे न्यूक्लियस को कंबाइन करके एक हीलियम बना रहे हो तो तुम्हारा एनर्जी का जंप कितना ज़्यादा हो रहा है। तो यू विल गेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर तुम हीलियम बना पाए तो वही हम करते हैं, ठीक है। तो 10 एनर्जी इज रिलीज पर न्यूक्लियन, एनर्जी इंक्रीजेस। तो ऑब्वियसली जब कंबाइन करके हीलियम बनाओगे एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इसमें एग्जांपल देख लो, व्हेन टू लाइट न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म ए लार्जर और ए हेवी न्यूक्लियस, एनर्जी इज रिलीज्ड सिंस द लार्ज न्यूक्लियस इज मोर टाइटली बाउंड, बिकॉज हीलियम वगैरह का बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत टाइटली बंधे हुए हैं, इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब बांधे रखने का पावर। अगर बांधे रखने का पावर ज़्यादा है तो तुम्हें और टाइटली बांध के रख सकता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 ड्यूटेरियम लिया है, एन आइसोटोप। तो इनको अगर कंबाइन करोगे तो हाइड्रोजन यानी 1 ग्राम वाले कंपाउंड्स, या इनका कितना होगा, ड्यूटेरियम यानी 2 ग्राम वाले कंपाउंड्स, लेस देन 3। तो इनमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होता, 1 2 3 इनमें ज़्यादा एनर्जी नहीं है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम इनमें ज़्यादा एनर्जी नहीं है। तो ये जो 2 ग्राम वाला हाइड्रोजन है ना, इसके पास खूब ज़्यादा एनर्जी नहीं है, बहुत कम है। इनका एनर्जी 2.2 मान लो, या अच्छा सिंप्लीफाई करने के लिए इनका एनर्जी मान लो 3 जूल 3 जूल। बट ये जब कंबाइन होकर हीलियम बना रहा है, हीलियम का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसका मान लो 28 जूल। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है ना, 3 + 3 6 के एनर्जी से शुरू किया था, आफ्टर रिएक्शन यू हैव गॉट 28, सो यू हैव ऑलमोस्ट गेन्ड 22 जूल्स ऑफ एनर्जी। पूरा गेन हो गया तुम्हारा नेट प्रॉफिट। तुमने हाइड्रोजन डाला था ये चैम्बर में, मिला तुम्हें हीलियम। हाइड्रोजन का एनर्जी कितना है, 3 कम है, 3 ग्राम से कम है, एनर्जी बिल्कुल नहीं है, वो ग्राफ के एकदम नीचे है। तो एनर्जी 3 मिला कितना हुआ था, 6 जूल। और जो प्रोडक्ट में हीलियम मिल रहा है दैट हैज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बिकॉज हीलियम 4 ग्राम से ड्रास्टिकली जंप स्टार्ट होता है। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, तो एनर्जी गेन बहुत ज़्यादा है। अब
कहानी में आगे जाते हैं। दिस इज कॉल्ड, तो व्हेन लाइट न्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन वाले फ्यूज टुगेदर, जब जुड़ के एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, जैसे हीलियम हैवी है, ये 2 ग्राम है, ये 4 ग्राम जितना है, तो हैवी है, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होगा। द लार्जर न्यूक्लियस इज मोर टाइटली बाउंड, बिकॉज ऑब्वियसली ये लार्ज है, इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो ये मोर बाइंडिंग एनर्जी इसका और ज़्यादा है, तो और टाइटली बाइंड होगा ये। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, टू न्यूट्रॉन्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस रिलीजिंग 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी। तो 2 हीलियम जुड़ के एक 24 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ते हैं और एक हीलियम बनाते हैं। यहाँ पे भी ध्यान रखना, द मास ऑफ हीलियम विल बी स्लाइटली लेस देन द कंबाइंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो मिसिंग मास वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, मास डिफेक्ट, वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। इनका मास अगर जोड़ोगे तो तुम्हें 2 + 2 4 यहाँ पे दिख रहा होगा, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 4। इनका मास 2 से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये 2.2.2, ये 4.4 मिलना चाहिए था, बट हमें यहाँ पे 4 ग्राम मिलेगा। लिटिल मास विल गो मिसिंग, और ये लिटिल गो मिसिंग मास कहाँ पे गया? ये लिटिल मिसिंग मास c² के साथ मल्टीप्लाई होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो एनर्जी हमें यहाँ पे मिल रहा है जो मास डिफेक्ट में हम पढ़ के आए हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन द कंबाइंड मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स। इनका मास जोड़ के हीलियम के मास से ज़्यादा आएगा, बिकॉज हीलियम थोड़ा गायब हो चुका है, थोड़ा मास बीच में गायब हो गया है। तो 2.2 इस हाइड्रोजन का, 2.2 इस हाइड्रोजन का कंबाइन करके हीलियम 4 मिल रहा है, जबकि 4.4 मिलना चाहिए था, तो वो 0.4 एनर्जी में कन्वर्ट होकर यहाँ पे आ गया। और फ्यूशन का प्रोसेस इम्पॉसिबल है अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर। फ्यूशन के लिए हायर टेम्परेचर इज नेसेसरी। और ये वही ऊपर वाला रिएक्शन है इन मोर डिटेल्स। तो ऊपर वाले रिएक्शन में हम ये वाला स्टेप लिख रहे थे, ये थोड़ा और डिटेल में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब यहाँ पे मैंने वही ऊपर वाला एग्जांपल फिर से दिया है। तो मान लो मेरे पास 2 न्यूक्लियाई हैं, दे आर लाइट न्यूक्लियाई। तो लाइट न्यूक्लियाई का एनर्जी भी कम होगा, तो लाइट न्यूक्लियाई यानी 3 ग्राम का, या फिर 2 ग्राम का मान लो। लाइट न्यूक्लियाई यानी इनका 2 ग्राम का मान लो इनको। 2 ग्राम का एनर्जी बहुत कम होता है 15। अब जुड़ के इन्होंने बना दिया मान लो 4 ग्राम का, तो ये तो 4 होने से एग्जैक्ट हो जाएगा। थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इनका वज़न यहाँ पे दे देते हैं 2.5, तुम लोगों को समझने में ईजी होगा 2.5। अब ये मिल के बनाना चाहिए था 5 ग्राम, पर ये बना रहे हैं 4 ग्राम का, ठीक है। तो 1 ग्राम इज़ मिसिंग, 1 ग्राम मिसिंग, रहने दो मिसिंग, हमें मास डिफेक्ट ऑलरेडी पता है। तो बनना चाहिए था 5 ग्राम का, बना 4 ग्राम का, 1 ग्राम मिसिंग। बट जो भी 4 ग्राम का न्यूक्लियस है उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पीरियडिक टेबल, तुम्हारा ग्राफ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि 4 ग्राम का एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू तुम्हारा 2.5 ग्राम या 3 ग्राम। तो हमें यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। अब देखो तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मुझे कभी भी फिशन के लिए कोई न्यूक्लियस चुनना है, यानी ऐसा न्यूक्लियस जिसका वेट ज़्यादा हो और उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके फिशन कर सकें, यानी ब्रेक डाउन कर सके, तो वी विल ऑब्वियसली चूज़ ए हैवी न्यूक्लियस। और हैवी हम कहाँ से चूज़ करेंगे? ये 120 के बाद जितने भी होंगे ना, दिस साइड इज़ कंसिडर्ड हैवी। तो हम इधर वाले रीजन से कहीं से चूज़ कर सकते हैं। तुम्हें याद हो अगर वो टेबल, मतलब ग्राफ, तो यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 150 था, फिर 200, फिर 250, फिर 300। दिस साइड विल बी बेटर फॉर फिशन। तो अगर फिशन के लिए किसी को चूज़ करना है तो हम इस वाले रीजन से चूज़ करेंगे। और अगर फ्यूशन के लिए, यानी कुछ मुझे बहुत हल्का न्यूक्लियस चाहिए, 2 मुझे बहुत हल्का न्यूक्लियस चाहिए जिनको जोड़ के मैं एक हैवी बना सकूं, तो अगर इनको चूज़ करना है तो आई विल चूज़ फ्रॉम दिस लाइटर साइड, 120 से कम वाला साइड। तो यहाँ से हम चूज़ करते हैं फॉर फ्यूशन, बिकॉज फ्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट है 2 लाइट न्यूक्लियस का, और फिशन के लिए रिक्वायरमेंट है फिशन के लिए रिक्वायरमेंट है हेवी न्यूक्लियस का, और फ्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट है लाइट न्यूक्लियस का।
तो फ्यूशन के लिए हम लाइट वाले हिस्से से चूज़ करेंगे जहाँ का मास 120 से कम होगा, यानी तुम्हारा यहाँ पे 4 था, फिर 5 था, फिर 20, फिर 50, यहाँ से चूज़ करेंगे फॉर फ्यूशन। और फिशन के लिए हम यहाँ से चूज़ करेंगे। तो अगर कोई तुम्हें पूछे कि एक एटम दे दो मुझे फिशन करना है, तो हम ग्राफ के इस वाले रेंज से चूज़ करेंगे जहाँ पे सारे हेवी वाले हैं। और अगर कोई पूछे कि हमें फ्यूशन करना है तो 2 लाइट न्यूक्लियस उठा के दे दो, तो तुम इस वाले जगह से ढूंढोगे बिकॉज यहाँ पे लाइट वाले मिलेंगे तुम्हें। तो दिस इज़ फॉर फ्यूशन, दिस इज़ फॉर फिशन। फिर आता है स्टेलर फ्यूशन। स्टेलर फ्यूशन ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम लोगों को पता है कि द सन इज़ क्रिएटिंग हीट। अब सन में क्या होता है, सन के पास तो कोई केरासिन और पेट्रोल नहीं है कि वो ज़िंदगी भर आग जलाता रहे। सन इज़ क्रिएटिंग हीट फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन। तो द थर्मोन्यूक्लियर फिशन फ्यूशन देखना, सन में क्या होता है, फ्यूशन, वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बनता है, वो सन में भी होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम सन में भी बन रहा है, यानी सन में भी न्यूक्लियर फ्यूशन हो रहा है। तो सन में बहुत सारे हाइड्रोजन गैसेस हैं जो आपस में हाई टेम्परेचर में कंबाइन होकर हीलियम बना रहा है। और जो एनर्जी निकलता है ना, दैट एनर्जी इज सनलाइट, जो सन का एनर्जी है। द इंटीरियर ऑफ द सन हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ 1.6 इंटू 10⁻7 होगा, ये 107 नहीं, दिस इज 10⁻7। 1.6 इंटू 10⁻7 केल्विन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, विच इज़ कंसिडरेबली लेस देन द एस्टिमेटेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूशन। एस्टिमेटेड ज़्यादा होगा ना, यहाँ पे उल्टा लिखा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे ना थोड़ा वो ये सब चीज़ें में थोड़ा चेंज कर लो, 1 मिनट। इसको यहाँ पे रब कर दो, विच इज़ कंसिडरेबली, ये वाला पार्ट भी रब कर दो। इनके जगह पे डालोगे 10⁻7, और ये कंसिडरेबली मोर है, ठीक है। जो सन का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है देन द एस्टिमेटेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूशन। फ्यूशन के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उससे सन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। तो दस द फ्यूल इन द सन इज़ हाइड्रोजन। तो सन के पास जो फ्यूल है जिससे सन जल रहा है इतने सालों से, दैट इज़ हाइड्रोजन, जो कंबाइन होकर हीलियम बना रहा है। एंड दैट हीलियम इज़ क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी हम सन रेज पे मिलता है तुम्हें। तो ये हो गया सन का रिएक्शन। द नेट रिएक्शन जो समड अप है वो यहाँ से तो ये लिख सकते हो अगर याद रहे तो, या फिर यू कैन राइट दिस वन ऑल्सो। और देखो, एज द हाइड्रोजन इन द कोर ऑफ द सन गेट्स डिप्लीटेड, ऑब्वियसली सन के पास तो अनलिमिटेड हाइड्रोजन है नहीं, तो विथ टाइम ये हाइड्रोजन खत्म हो रहा है और बन रहा है हीलियम। द कोर स्टार्ट्स टू कूल, जितना टाइम जाएगा हाइड्रोजन धीरे धीरे कम होते होते वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और सन धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा बिकॉज हाइड्रोजन खत्म हो रहा है। द स्टार बिगिन्स टू कोलप्स अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, इसका खुद का, तब उसके पास उतना एनर्जी नहीं रहेगा कि अपना साइज मेंटेन कर सके, तो उसका खुद का ग्रेविटी उसको खींच के छोटा करने लगेगा, विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर, बिकॉज जैसे कंप्रेशन होगा टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है। और एट वेरी हाई टेम्परेचर फ्यूजन टेक्स प्लेस अगेन एंड हीलियम इज कन्वर्टेड टू कार्बन। तो क्या हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन खत्म हो रहा है विथ टाइम, सन धीरे धीरे ठंडा होगा, और सन जब ठंडा होगा तो उसका एनर्जी कम हो रहा है, अब उसका ग्रेविटी उसको खींच के छोटा कर सकता है बिकॉज उसका पास पहले जितना पावर रहा नहीं। तो अगर जैसे ग्रेविटी तुम्हें श्रिंक करेगा, कंप्रेशन से टेम्परेचर फिर बढ़ता है, और वो टेम्परेचर हीलियम को फ्यूशन करके कार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि एज ऑफ सन इज़ 5 इंटू 10⁹ ईयर्स, इससे ज़्यादा सन बचेगा नहीं, सन का फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सन आफ्टर 5 इंटू 10⁹ ईयर्स, सन में जितना भी हाइड्रोजन है वो ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज सन हाइड्रोजन क्रिएट नहीं कर सकता, जो हाइड्रोजन है वो उसी को यूज़ करके हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है और एनर्जी बना रहा है, अनलिमिटेड हाइड्रोजन है नहीं उसके पास। तो एज ऑफ सन इज़ दिस मच इज़ अबाउट, अच्छा सॉरी, एज ऑफ सन अभी है 5 इंटू 10⁹ ईयर्स, एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर इज़ एनफ हाइड्रोजन इन द सन टू कीप इट गोइंग फॉर अनदर 5 बिलियन ईयर्स। तो आगे के और 5 बिलियन ईयर तक ही सन के पास एनर्जी बचा है, इट डज नॉट हैव एनी मोर एनर्जी। तो सुन के लगेगा तुम लोग कि काफ़ी साल बाकी हैं, बट इन स्पेस टाइम 5 बिलियन ईयर्स इज़ नॉट मच, बहुत कम टाइम है, ठीक है। 5 बिलियन ईयर स्पेस के लिए इट इज़ वेरी लेस टाइम।
बिकॉज स्पेस में हर चीज़ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही होते हैं। तो सन के लिए 5 बिलियन ईयर्स होना वो स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा साल है नहीं। आफ्टर दैट द हाइड्रोजन बर्निंग विल स्टॉप बिकॉज हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा। सन विल बिगिन टू कूल, सन ठंडा हो जाएगा एंड अपने ही ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स होगा और फिर गर्म होते होते हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होता रहेगा, विच विल राइज द कोर टेम्परेचर एंड द आउटर सन विल एक्सपांड टर्निंग इट इनटू ए रेड जायंट। तो वो जो हीलियम कन्वर्ट होते होते वो बनता रहेगा ना कार्बन, और सन एक रेड जायंट के फॉर्म में तुम्हें दिखेगा। यानी सन का जो ग्लो अब तुम्हें दिखता है येलो ग्लो, वो कुछ नहीं रहेगा, सन विल बिकम ए रेड कलर का स्टार। तो ये फ्यूचर है इन द नेक्स्ट 5 बिलियन ईयर्स जो सन के साथ होने वाला है। बिकॉज सन के पास जो हाइड्रोजन है, तो एक बार जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, सन के पास हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन क्योंकि सन का टेम्परेचर इतना गर्म है तो वो हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बनाता है और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम सन रेज के तौर पे अर्थ पे फील होता है, सन का हीट। अब ये हीलियम ख़त्म हो रहा है, जैसे हीलियम बन गया हाइड्रोजन 2 ख़त्म हो गए, इस तरह से हाइड्रोजन धीरे धीरे कम हो रहा है और सन ठंडा होगा। जैसे ही ठंडा होगा इसका ग्रेविटी इसको खींच के और श्रिंक करा देगा। अब कोई भी चीज़ कंप्रेस करोगे तो वो गर्म हो जाता है एंड सन बिकम्स हॉट अगेन, और वहाँ से वो हीलियम कन्वर्ट हो जाता है कार्बन में। तो विथ टाइम जब ये हाइड्रोजन पूरा ख़त्म हो जाएगा तो ये सन कम छोटा होते होते इट विल कन्वर्ट इनटू ए रेड कलर का जायंट। ऑब्वियसली इस साइज मेंटेन नहीं कर पाएगा बट इट विल बिकम ए रेड कलर का जायंट विदाउट हीट एंड लाइट। जो अभी हीट एंड लाइट तुम्हें सनराइज मिलता है वो नहीं मिलेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म है। जहाँ तक हुआ है एक बार वीडियो के साथ कंपेयर कर लो, इसके बाद ऑफलाइन मतलब एक और क्लास में आई कैन डिस्कस दिस अगेन, जो भी तुम लोगों को प्रॉब्लम है।